हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या चीज़ है, इसके एग्ज़ाम्स किस तरह से होते हैं, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके अलावा आपको जॉब्स किस किस तरह की मिलती हैं, उनकी सैलरीज़ क्या क्या होती हैं, इसका स्कोप क्या है, एवरीथिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड चाहिए तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी। अच्छा जी, कुछ कोर्सेज से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर एंट्री के कोर्सेज से रिलेटेड और फिर फर्दर मींस ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी आपको कुछ कोर्सेज से रिलेटेड, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोज़ भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है ना, अपने वीडियो की तरफ आ जाते हैं कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है क्या। ठीक है ना, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे पास सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे पास पाकिस्तान की एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पे सिविलियन इंटेलिजेंस के काम होते हैं। ठीक है ना, इसको 1947 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो हमारे पास आईबी है, मतलब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये हमारे पास ओल्डेस्ट एजेंसी है, मतलब सबसे पुरानी एजेंसी हमारे पास जो है वो ओल्डेस्ट में हमारे पास कौन सी आ जाती है, वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है ना, तो वहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी है जो कि एक, वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं और जो सुपरविजन के लिए जो लोग रखे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑपरेशंस के लिए। ऑपरेशन डजंट मीन कि यू आर गोना ऑपरेट और चीर फाड़ कर और सर्जरी टाइप का कुछ काम करने वाला। ऑपरेशन मीन्स यू आर गोना मतलब आपको एक सिक्योरिटी के लिए और किसी पर नज़र रखने के लिए इस टाइप के कुछ काम दिए जाएंगे। सिंपली आपको निगरानी के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। बट आपको जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो पीएम होता है पाकिस्तान का, उससे ऑथोराइज होकर फिर जो है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, इसके लिए कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम का सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती जाती हूँ कि देयर आर सर्टन पोस्ट इन आईबी दैट आर ऑन ऑफर, मतलब कुछ कुछ पोस्ट्स की बेसिस पे आपको, लाइक ये पोस्ट खाली हुई है या 4 पोस्ट्स खाली हुई हैं इस कैटेगरी की, तो उन बेसिस पर आपको जो है वो हायर किया जाता है। ठीक है, तो जो मेन पोस्ट जो कि आईबी वाले ऑफ़र कर रहे होते हैं वो होती है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, और ग्रेड 2 की जो कि एग्जीक्यूटिव इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। ठीक है, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि एक एजेंसी है, सिविलियन एजेंसी है, जहाँ पर ग्रेड 2 की जॉब होती है जो कि एग्जीक्यूटिव कहलाता है। एक ये जॉब की मेन पोस्ट आपको मिलेगी, इसकी ऑफ़र की जाती है, और दूसरी जो होती है वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की होती है। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, वो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि आईबी में अप्लाई करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ACIO मतलब असिस्टेंट, हमारे पास जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म ही आगे से यूज़ करूँगी, ACIO। तो उसके लिए, जिसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की हुई हो। ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, एज की लिमिट ये है कि आप 18 साल से लेकर 27 साल तक हों, और डिफरेंट तरह के कैटेगरीज़ के अंदर आपको रिलैक्सेशंस भी मिल जाती हैं एज से रिलेटेड। ठीक है ना, कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर अगर आप वुमेन हैं, या फिर आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो इस तरह की आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, जो कि जब पोस्ट आती है किसी जॉब की तो फिर उसमें आपको वो वाज़िया तौर पे लिखी हुई मिलती है कि इस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये एज होनी चाहिए, और इन डिपार्टमेंट्स में एज की ये रिलैक्सेशन है। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो आपकी
क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि आपके पास किसी बोर्ड से मैट्रिक पास आप होनी चाहिए, और फिर आप लोकल जो लैंग्वेजेस हैं उन पे आपको बहुत अच्छा डिमांड होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो तो उसके डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उनकी वर्डिंग चेंज हो जाती, तो यू मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक इन दैट डायलेक्ट। ऑलराइट, सो इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंटेलिजेंस वर्क, मतलब आप जो इंटेलिजेंस के जो काम होते हैं उनमें फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें भी आपको एज 18 ईयर से 27 होनी चाहिए, और मतलब आपको क्वालिफ़िकेशंस डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी कैटेगरी के हिसाब से कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो बस मैं आपको फिर भी यही सजेस्ट करूँगी कि यू मस्ट बी ग्रेजुएटेड, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन करते हो ना तो आपको जॉब्स ज़्यादा अच्छी वाली ऑफ़र होती हैं और उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, फिर आपके जो आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, ठीक है। सो हम उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं उन एग्ज़ाम्स में, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास 2 तरह के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। तो पहला जो टायर 1 वाला एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, एंड जो 2 एग्ज़ाम हो सेकंड एग्ज़ाम जो कि कैंडिडेट्स फर्स्ट एग्ज़ाम पास करते हैं वही कैंडिडेट्स सेकंड एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और वो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फ़र्स्ट वाले एग्ज़ाम का पैटर्न बताती हूँ कि उसके अंदर आपके 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो जर्नल अवेयरनेस का होता है, सेकंड सेक्शन जो होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, थर्ड सेक्शन जो होता है वो लॉजिकल एबिलिटी जिसे एनालिटिकल एबिलिटी भी कहा जाता है इसका होता है, और जो चौथा एंड लास्ट सेक्शन होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, ठीक है। 25 क्वेश्चंस आपको हर सेक्शन से मिलेंगे, और हर एमसीक्यूज़ का हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 1 होता है, ठीक है जी। सो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि फ़र्स्ट वाला एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं उनको बुलाया जाता है कि अब आप दूसरा एग्ज़ाम देने के लिए आएँ जो कि 50 मार्क्स का होता है, और उसके अंदर 50 ही एमसीक्यूज़ आपको या फिर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। उसमें जो सेक्शंस होते हैं वो 2 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो एस्से राइटिंग का होता है, और दूसरा जो होता है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिव राइटिंग का होता है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो ये दोनों एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं, जो एस्से राइटिंग वाला पेपर होता है आपका जो सेक्शन होता है उसमें 30 मार्क्स का वो सेक्शन है, और जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिव राइटिंग वाला है वो 20 मार्क्स का है। टोटल 50 मार्क्स का आपका ये सेकेंड वाला आपका पेपर हो गया, एग्ज़ाम हो गया। अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया वो अपीयर होंगे सेकेंड एग्ज़ाम में, जिन्होंने सेकेंड एग्ज़ाम में क्लियर कर लिया देन उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आप बहुत अच्छा सीन हो गया कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। कुछ कुछ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए तो फिर आपका जो सेकंड वाला पेपर है उसमें आपके पास प्रेसी राइटिंग और वो एस्से राइटिंग का से रिलेटेड नहीं होगा, वो आपका ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेजेस टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। एक पेपर आपका ये होगा जो कि 40 मार्क्स का होगा, मीन सेक्शन ये होगा, और दूसरा स्पोकन एबिलिटी टू बी टेस्टेड ड्यूरिंग इंटरव्यू 10 मार्क्स का आपका ये होगा, ठीक है। सो ये आपको इससे अंदाज़ा होगा क्योंकि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपका पेपर होगा, उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। बट ये आपने मेमोराइज़ कर लेनी है बात कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उसके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देयर विल बी 2 पार्ट्स। फर्स्ट विल बी कि आप फर्स्ट उसमें अपेयर होगे जिसमें 100 MCQ से रिलेटेड 100 क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जिसमें 4 पार्ट्स होंगे 25 क्वेश्चन से रिलेटेड। एंड जो स्टूडेंट्स उस फर्स्ट एग्ज़ाम को अपेयर होंगे और उसमें पास आउट हो जाएंगे उनको सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी कि वो किस टाइप के सेक्शंस आपको मिलते हैं, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी पोस्ट है, तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी एलिजिबल एंड यू मस्ट बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो उस 50 क्वेश्चंस में से आप जो लोग वो एग्ज़ाम भी पास कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका सिलेबस बताती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप बेटर स्कोर कर सकते हैं किन किन सब्जेक्ट्स में और किस तरह का आपको वहाँ पे पैटर्न मिलने वाला है, किस तरह की तैयारी आपने करनी है। तो थोड़ा सा इसको आपका मैं जर्नल सिलेबस में आपको बता देती हूँ कि जो मैथ से रिलेटेड आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो
सेक्शन होगा, जो पोर्शन होगा, उसमें आपके अर्थमेटिक जैसे नंबर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, स्क्वायर एंड क्यूब रूट से रिलेटेड, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, हाईएस्ट फ्रैक्शंस जो होते हैं, एलसीएम जो होते हैं लोवेस्ट फ्रैक्शन वाले, सिंप्लीफिकेशन, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, लोगारिथम्स, एजेस से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, स्ट्रीम, क्लॉक एंड कैलेंडर, मिक्सचर ऑफ आपको अलजेब्रा, पाइप, सिस्टर्नीज, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स, इस तरह से रिलेटेड आपको मिलेंगे। डिस्टेंस, टाइम और वर्क पे आपको मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके मैथ में होंगे। मीन्स आपने मैथ की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। यू मस्ट हैव अ गुड ग्रिप ऑन मैथ्स, देन यू विल बी एलिजिबल टू पास दीज एग्जाम्स। ठीक है, ये कुछ सिलेबस मैंने आपको बताया। रीजनिंग से अगर मैं आपको बताऊं, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग होती है, उसमें आपको लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड आपको टेस्ट में MCQs मिलेंगे। एनालॉजी से रिलेटेड मिलेंगे, ब्लड से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, नोटेशन से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड और डायरेक्शन डिस्टेंस से रिलेटेड। अच्छा जी, इसके अलावा प्रॉब्लम्स जो कि सिमेट्री पे बेस्ड होंगी या फिर विजुअल एबिलिटी पे बेस्ड होंगी, उनसे रिलेटेड, सफिशिएंसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग से रिलेटेड मिलेंगे, सीरीज़ से रिलेटेड मिलेंगे और सिंबल्स वगैरह से रिलेटेड आपको रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक, देयर इज़ अ ह्यूज सिलेबस जिसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा फ्रॉम एवरी प्रोस्पेक्टस, ताकि आप वहाँ पर बहुत अच्छा टेस्ट देकर आएँ। ठीक है जी। जर्नल अवेयरनेस का जो पोर्शन होगा, उसमें आपको फेमस पर्सनैलिटीज़ से रिलेटेड बुक्स होंगी, ऑथर्स हो गए, इन्वेंशंस उन्होंने जो की हैं, डिस्कवरीज़, कंट्रीज़, करेंसीज़, फॉर्म ऑफ डांसेस, इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, सिनेक्ट्रीज, प्राइजेज़ एंड अवार्ड्स, किसको कितने मिले, कब मिले, इससे रिलेटेड भी आपको करना होगा। इकोलॉजी, पॉल्यूशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स और सोलर सिस्टम, इन्वायरमेंट, फेमस प्लेसेस, जर्नल स्टडीज़, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको जर्नल अवेयरनेस के लिए भी पढ़ना होगा। इसमें से भी कोई सा भी वो MCQs कितने भी उठा के दे सकते हैं। ऑब्वियसली देयर आर 25 MCQs फ्रॉम द जर्नल अवेयरनेस, तो वो किसी भी प्रोस्पेक्टस से उठा के आपको दे सकते हैं और यू मस्ट बी एलिजिबल टू, यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट। ऑल राइट ना। इसके अलावा इंग्लिश में आपको सिनोनियम्स, इंटोनियम्स, स्पेलिंग टेस्ट, ईडियम्स, फ्रेजेस या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे होते हैं, सेंटेंस कॉम्प्लीशन होते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन, जंबल वर्ड्स आपको दे सकते हैं, वो क्लोज टेस्ट आपको दे सकते हैं, कॉमन एरर आपको दे सकते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड दे सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड दे सकते हैं। सो ये कुछ आइडिया है, कुछ एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके पास किस किस तरह की टेस्ट आ सकती है, किस लेवल की आपको तैयारी करके जानी है। मैं तो यही कहूँगी कि आप 4-5-6 महीने आराम से ग्रेजुएशन कर रहे हो, जब आप फोकस करके अगर आप में सीरियसली अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, तो दिल लगा के 4-5 महीने आप पढ़ें, या तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तब से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आपको बहुत जल्दी है तो, अगर आपको डिग्री टाइम टू टाइम मिल रही है तो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री देने में थोड़ा टाइम लगाती है, 1 ईयर लग जाता है डिग्री मिलते मिलते और रिजल्ट आते आते, तो फिर आप वो सारा टाइम अपनी टेस्ट में लगा दें। पहले आप अच्छे से ग्रेजुएशन कर लें, देन आपको जब तक रिजल्ट मिले, डिग्री मिले, तब तक आप इसमें अपनी टेस्ट के लिए पूरा 100% लगा दें, ताकि आप दोनों टेस्ट अच्छे से पास करके आएँ और जिस भी आप कैटेगरी के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, जैसे ही जॉब आए और आप फ़ौरन से अप्लाई कर दें और फिर आपका जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ सके। ठीक है जी। जॉब्स में आपको बताऊं तो आपको इन जॉब्स में आपको बहुत बेहद बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। ये इतनी बड़ी एजेंसी है कि आपको कौन कौन सी रैंक्स पे जॉब मिलेंगी, ठीक है ना, मैं आपको ये बता देती हूँ, देन हम लोग फर्दर मूव करेंगे। जो रैंक्स मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ और उनके ग्रेड्स भी बता देती हूँ। ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे IGP कहा जाता है, PPO कहा जाता है, मीन्स प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। ठीक है। IGP मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। ये आपको 21 और 22 ग्रेड की जॉब मिलती है, ये जॉब है। इसके अलावा एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, जिसकी आपको ग्रेड 21 की जॉब है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या फिर रीजनल पुलिस ऑफिसर या फिर सिटी पुलिस ऑफिसर, ये आपको ग्रेड 20 की जॉब मिलेगी। उसके अलावा सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, जो कि ग्रेड 19 की जॉब है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP जिसे कहा जाता है, ये ग्रेड 18 की जॉब है। और जो DSP होते हैं, मतलब कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या ASP जो होते हैं, एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये ग्रेड 17 की जॉब है। ठीक है। इसके अलावा जो जूनियर रैंक्स पे जॉब्स हैं वो 16, 14 और 9 की, वो ये हैं कि आपको स्टेशन
हाउस ऑफिसर या फिर पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर रख सकते हैं एज ए 16 ग्रेड ऑफिसर, 16 ग्रेड पर्सन। और सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल सकती है जो कि 14 ग्रेड की जॉब है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब है जो कि 9 ग्रेड की जॉब है। हेड कांस्टेबल 7 ग्रेड की जॉब है। और सिर्फ कांस्टेबल जो होते हैं वो 5 ग्रेड की जॉब है। ठीक है जी, मैं आपको ये जो आपको रिवाइज्ड पे स्केल 2021 दिख रहा होगा, इसको आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट रीड नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ह्यूज है। आपको दिख रहा होगा, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इसको दिखाऊं, थोड़ा सा दिखा सकूं। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे इसके बीपीएस मतलब स्केल मिल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से आपको 22 स्केल तक आपको मिल रहे हैं। और फिर आपको ईयरली वाइज आपको मिल रहे हैं मतलब स्केल ईयर, मतलब 2017 में इनकी क्या क्या सैलरीज़ थी और 2021 में इनकी सैलरीज़ क्या क्या हो गई हैं। इसके आगे मिनिमम इनकी सैलरी लिखी हुई है, 2017 में ये थी, 2021 में इनकी मिनिमम सैलरी क्या है उसके आगे वो लिखी हुई है। फिर इनको इंक्रीमेंट्स कितनी मिल रही थी 2017 में, 2021 में कितनी मिल रही, क्योंकि 2021 में इनके जो स्केल्स हैं, इनकी जो पे स्केल है ना, उनको रिवाइज़ किया गया है। ठीक है, फिर अब मैक्सिमम इनकी सैलरी कितनी है इस ग्रेड पर, ठीक है, मतलब सीनियर अगर कोई है तो फिर 2017 की आपको वो मिलेगी और 2021 की वो मिलेगी। इसी तरह से 0 से लेकर 30 तक आपको ये सारा कंप्लीट मिल जाएगा। इसको आपने रीड करना है। और मैं इस वेबसाइट की जहाँ से मैंने ये रिवाइज्ड जो है पे स्केल निकाला है, इसकी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर आप ये सारा रीड कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नीचे से मैं आपको थोड़ा सा कुछ और पढ़ के बता देती हूँ कि जो हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करते हैं, वो हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं, लॉ जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शरीयत कोर्ट एंड फेडरल जुडिशल एकेडमी। मतलब दे आर गेटिंग, मतलब यू कैंट इमेजिन, इवन दे आर गेटिंग एटलीस्ट 300% हायर पे देन द स्टाफ ऑफ फेडरल सेक्रेटरी। मतलब 300%, वो भी एटलीस्ट कहा जाए तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच दे आर अर्निंग। लाइकवाइज स्टाफ ऑफ द प्रेजिडेंट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट इज रिसीविंग 115% हायर सैलरीज दैन द फेडरल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़। सो यहाँ पे भी कुछ इस तरह की सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो कि आप इजीली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी, अब जॉब्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो यू हैव टू चेक ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स में। यहाँ पे किसी वेबसाइट की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट jobs.pk पाकिस्तान की वो वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर तरह की जॉब मिलती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कुछ और भी नहीं चेक करते हो तो jobs.pk को आप ज़रूर चेक कर लिया करें। बट आई एम नॉट डूइंग प्रमोशन ऑफ एनी वेबसाइट। वट एवर यू वॉन्ट, फ्रॉम वेयर एवर यू वॉन्ट, यू कैन चेक। बट मेरी तरफ से एक सिंसियर सजेशन है, सो यू कैन चेक। जैसे मैंने यहाँ पे एक और वेबसाइट खोली हुई है getinfopk.com, ठीक है। सो वहाँ पर आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगी जो कि इन्होंने अनाउंस की हुई हैं जॉब्स। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम इंटेलिजेंस ब्यूरो है। एजुकेशन आपको यहाँ यहीं पे लिखी हुई मिल जाएगी कि आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स या फिर मास्टर्स में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेल हो फीमेल हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब्स की लोकेशन भी लिखी हुई है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, हैदराबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, across Pakistan, wherever they have vacancy they will keep you on there and they will not ask you कि you are from where you are you from Sakhar, are you from Hyderabad, are you from Karachi, are you from Lahore, so they will keep you there. No, they will keep you anywhere they will want. That's just you have to apply wherever in Pakistan there will be vacancy, there will be job, they will keep you there. ऑल राइट, कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स की है ये। वैकेंसी टाइप फुल टाइम आपको जॉब करनी होगी और दीज आर वेरी लाइक आप कह सकते हैं ना बहुत फोकस्ड जॉब है जिससे आपको बहुत काम करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप जाओगे 2-4 घंटे बैठे आ गए। नो, देयर विल बी फुल हार्ड वर्क बाय यू। ऑल राइट, ठीक है जी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी आपको वैकेंसीज़ मिलेंगी। सो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी इस तरह से जॉब्स आती रहती हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया कि किस किस तरह की आपको सैलरी से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड होगा। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन मुझसे जो पूछा जाता है
उसके इससे रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ कि OM क्या होता है, ठीक है ना। जो OM है वो ऑफिस मैनेजर कहलाता है या फिर ऑफिस मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है ना। इसमें आपको ग्रेड 7 एंड ग्रेड 11 से रिलेटेड जॉब्स मिलती हैं। जो ग्रेड 7 वाले होते हैं वो जूनियर्स होते हैं, उनको जूनियर बेसिस पे जॉब मिलती है। ये भी काम ऑफिस मैनेजमेंट का ही करते हैं, ठीक है ना। और जो ग्रेड 11 वाले होते हैं वो भी काम ऑफिस मैनेजमेंट का ही करते हैं, बट दे आर सीनियर्स, ठीक है ना। अच्छा जी, आपको इनकी पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म्स मिल जाती हैं जो कि ये वेयर करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी जॉब्स पुलिस से रिलेटेड, FIA से रिलेटेड, एयरफोर्स, पाक आर्मी, इनसे भी हाई हाई रैंकिंग पे जॉब्स हैं इनकी। तो इनकी ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म होती है जो कि आपको मिल जाएगी, ये पहनते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे कोई पिक्चर वगैरह मिल गई तो मैं अपलोड कर दूँगी, अगर होगी तो आपको फ़िलहाल शो हो रही होगी, नहीं होगी तो फिर मुझे नहीं मिली तो फिर आपको शो नहीं होगी। आप लोग खुद कहीं पे फिर सर्च आउट कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रेड 7 और 11 की तो जॉब्स आपको बहुत सारी मिल जाती हैं, GD 7 और 11 से रिलेटेड, जिनकी सैलरी आपको 40 to 45,000 के बीच में लाया करती हुई मिलेगी। अच्छा जी, इनकी जो जॉब्स होती हैं वो जर्नल ड्यूटी की क्योंकि जॉब्स होती हैं GD की, तो ये फील्ड से रिलेटेड होती हैं, फील्ड में इनको काम करना होता है। इनका कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड पर्टिकुलरली काम नहीं होता, बट होता भी है, नहीं भी होता, मतलब डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। और ये आपको कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप कहाँ से हैं, उनको कोई उससे मसला नहीं है। जहाँ पे वैकेंसी खाली होगी आपको डाल देंगे, ठीक है ना। सो ये मैंने आपसे कोशिश की कि मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कोशिश की कि मैं दूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है क्या, ठीक है ना। और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको इसकी सैलरीज, पे स्केल किस किस तरह की आपको सैलरीज मिल रही हैं, वो मैंने थोड़ा सा दिखाने की आपको कोशिश की। इसके अलावा मैंने आपको इसका पैटर्न बताने की कोशिश की कि अगर आप इसकी टेस्ट देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो फिर इसकी टेस्ट के लिए आपका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अब मेरी आपने एंड में मेरी जो बात आपने याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि आपने क्या करना है, सिंपली अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करनी है। अगर आपने किसी ऐसी जगह मतलब BBA मतलब कॉमर्स रिलेटेड कोई फील्ड पढ़ी हुई है, लाइक कंप्यूटर साइंस, BBA BCom, लाइक 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास है और आपने इस तरह से पढ़ी हुई है, तो आप तो ऑब्वियस है कि आप कंप्यूटर में माहिर होंगे। बट आप किसी मेडिकल की फील्ड से हैं और अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं कि आप इसमें आके अप्लाई करें ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना अभी से ज़हन बना लें और कुछ छोटी मोटी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज कर लें, ताकि आपके पास बहुत अच्छी कंप्यूटर से रिलेटेड दिखाने वाली स्किल्स हो। लाइक आपको आता हो बट आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर डजन मतलब, क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कि कोई आपकी ऐसे स्किल्स पे बिलीव नहीं करता जब तक आप उनको वो दिखाते नहीं हो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इससे प्रूफ्स होने चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत सर्टिफिकेशन ले लें और फिर आप अपनी स्किल्स को भी शो करें कि आपने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इन कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ये काम किया हुआ है। कंप्यूटर को बहुत अच्छा कर लें अपनी तरफ से, ठीक है। फिर आप अच्छी सी GPA लेकर अपनी यूनिवर्सिटी से निकलें, बहुत अच्छी मतलब इतनी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ रट्टे मार लें और कुछ समझ के ना आए, वहाँ यहाँ जॉब ना मिले तो अपनी बेड़ा गर्क किया हुआ और वहाँ पे कोई स्किल्स वगैरह ही ना सीख कर आए हो, सिर्फ रट्टे ही मार कर आए हो, नहीं। अच्छी सी GPA लेकर निकलें ताकि आपको जॉब अच्छी सी हर जगह मिल जाए, क्योंकि GPA मैटर करती है, पर इतनी भी नहीं करती है, बट करती भी है, ठीक है ना। सो उसके अलावा फिर आप दिल लगा के